हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। हमारे सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा 17 अप्रैल सुबह 11 बजे, रविवार का दिन है। 17 अप्रैल सुबह 11 बजे ऐसा क्या खास होने वाला है? आपको सामने लिखा भी है कि जलेगी जीत की मशाल, अर्थात कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आप विद्यार्थी हैं, आपको किस प्रकार की जीत चाहिए होती है परीक्षा में? क्योंकि आप विद्यार्थी कंपटीशन के, मतलब आप एक तरह से विद्यार्थी से भी ज्यादा बेहतर कहा जाए तो आप प्रतियोगी हैं। मतलब आप दूसरे से बेहतर बनना चाहते हैं, दूसरे से आप आगे निकलना चाहते हैं, आपको कंपटीशन करना है। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो आप दूसरों को पीछे देखना और अपने आप को आगे देखना चाहते हैं। अब आप दूसरों को पीछे धकेल के तो कर नहीं सकते। एक ही आपके पास माध्यम है कि आप उनसे बेहतर प्रदर्शन करें, तभी आप उनसे जीत सकते हैं। तो जलेगी जीत की मशाल, ये 17 अप्रैल दिन रविवार सुबह 11 बजे आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहती है मेरी, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि आप लोग एक काम कर लो, इस सेशन पर सभी हमारे विद्यार्थी जितने भी हैं वो जाएंगे और इसको लाइक करके इस सेशन को और इस पर रिमाइंडर सेट कर लेंगे। कल भी मैंने इस पर फोकस किया था, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये काम किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरी बात मानी। तो आप लोग तैयार रहिएगा 17 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको कल, है ना, अर्थात आज 25 प्रश्नों का एक सेट दूंगा और उस 25 प्रश्नों में हम लोग देखेंगे कि हम कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं, हमारे कितने सवाल सही होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सवालों के जवाब हमने जो पढ़ा है सिर्फ उसी में से होगा, पढ़ा है उसमें से भी कुछ सवाल होंगे और बाकी पूरा पेपर सेट है, पूरा पेपर का एक सेट है जिसमें से आज हम लोग सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि आप लोग कितना सवाल कर पाते हैं। हाँ जी भाई, चलिए तो जुड़ जाओ सभी साथी। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर देंगे। हमारे सभी विद्यार्थी, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम जुड़ते हैं एक एक सवाल की तरफ। आ जाइए आप सभी साथी, एक एक सवाल की तरफ हम लोग जुड़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप अगर प्रतिज्ञा बैच के साथ नहीं जुड़े हैं तो एमटीएस हवलदार के लिए प्रतिज्ञा बैच आप सबके लिए एक संजीवनी की तरह है। आपकी परीक्षा में ये बहुत काम आने वाला है आपके, है ना। चलिए अब एक एक सवाल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सवाल आसान होंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना, और फिर हम उन सवालों को करेंगे। कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्री ऐसे थे जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, भारत के प्रधानमंत्री भी बने, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत के कुछ प्रधानमंत्री ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। मतलब ऐसे कौन से पहले देश के प्रधानमंत्री थे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे? चार ऑप्शन आपके पास है यहां, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। बताइए। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा एमटीएस का पेपर। एमटीएस का पेपर हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, तो परेशान मत होइए। आपको वहां भाषा चूज करने का ऑप्शन होगा। मतलब एक साथ हिंदी इंग्लिश नहीं होगा। आप ये सोचो कि एक साथ हिंदी फिर इंग्लिश, हिंदी फिर इंग्लिश। आपको पहले भाषा चुनने का मौका मिलेगा कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं इंग्लिश में। जब आप पेपर में बैठे होंगे आप कहेंगे कि मैं हिंदी में देना चाहता हूं, तो हिंदी वाली लैंग्वेज उस कंप्यूटर में आप हिंदी वाली चूज कर लीजिए, विकल्प रहेंगे, तो पूरा पेपर आपका हिंदी में खुलेगा। आप कहेंगे कि नहीं मैं इंग्लिश में देना चाहता हूं, तो पूरा पेपर इंग्लिश में खुलेगा। आप कभी भी बीच में भी हिंदी और इंग्लिश को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा, आप चिंता की बात वो नहीं है। अब इधर आ जाओ, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई बंबई के चीफ मिनिस्टर थे, है ना, बंबई के चीफ मिनिस्टर थे। चौधरी चरण सिंह साहब यूपी के, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। राजीव गांधी किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं थे और चंद्रशेखर साहब भी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो आपका एक तो क्लियर हो गया कि बंबई के आपके मोरारजी देसाई थे, अर्थात ये यूपी के नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह साहब। अब कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? एक तो यही चौधरी साहब थे, है ना,
और दूसरे थे आपके कौन, आपके दूसरे थे आपके बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, इस बात को आप लोग याद रखिए। तो चौधरी चरण सिंह साहब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 2 बार, और बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्थात यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, इस बात को आप लोग सभी याद रखेंगे। अगले सवाल पर मैं आ जाता हूं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाता हूं। सेकंड है, भारत में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। भारत में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और एक बार सभी साथी हमारी क्लास में जुड़ जाएंगे, है ना। चलिए, भारत में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखो। विश्व जैव विविधता दिवस की अगर हम लोग बात करें, भारत में अगर हम लोग देखें तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं बेटा? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हमारे देश में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को हमारे देश में विश्व जल दिवस मनाया जाता है ना, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को हमारे दुनिया में, हमारे विश्व में विश्व जल दिवस, उसके बाद अगले महीने की जो 22 अप्रैल आती है ना, मार्च के बाद अप्रैल 22 तारीख जो आती है तो विश्व पृथ्वी दिवस, और उसके अगले महीने की जो 22 तारीख आती है अर्थात 22 मई जो आपकी होती है, उसको हम लोग मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। क्या होता है? इसको मनाते हैं हम लोग विश्व जैव विविधता दिवस, है ना, विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये मनाई जाती है आपकी कब? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इस बार अर्थात जो जैव विविधता दिवस पिछली साल 2021 का था, क्योंकि 2022 का तो अभी हुआ नहीं है, तो 2021 का जो जैव विविधता दिवस था बेटा, है ना, 2021 का जो जैव विविधता दिवस था उसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या था? इसकी थीम थी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, अर्थात हम वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हम लोग सॉल्यूशन अर्थात हल के सभी हिस्सा है, मतलब किसी भी समस्या का समाधान करना चाहिए तो हम सभी समाधान कर सकते हैं, प्रकृति को लेकर, नेचर को लेकर, पृथ्वी को लेकर। तो क्या हो जाएगा आपका? हर साल 22 मई को दुनिया भर में विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सभी साथी जुड़ जाएंगे, सबसे हम लोग हाँ, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए, इससे पिछले की बात करें 2020 का, तो था अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, है ना, अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर पिछले साल का था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। भारत में किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं बेटा? किस दिवस के रूप में? सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी
साहब के जन्म दिवस को, चौधरी चरण सिंह साहब के जन्म दिवस को, जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को, या फिर आपके राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात करें तो इनके जन्म दिवस को भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में। चौधरी चरण सिंह साहब की बात करें तो इनके जन्म दिवस को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी की बात करें तो इनके जन्म दिवस को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस। और राजीव गांधी जी का जन्म दिवस भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में? सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। अगर पूछा जाए कि इनके जन्म दिवस होते कब हैं, तब भी आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म दिवस 25 दिसंबर को होता है बेटा। चौधरी चरण सिंह साहब का जन्म दिवस 2 दिन पहले 23 दिसंबर को होता है। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस 14 नवंबर को होता है। और राजीव गांधी जी का जन्म दिवस आपके 20 अगस्त को होता है। कब होता है बेटा? 20 अगस्त को होता है। तो भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार फिर से याद करो कि भारत में जो 20 अगस्त होता है उसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राजीव गांधी जी का जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में होता है। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे कब से? 1984 से लेकर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थात एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार, है ना, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बेटा, है ना। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, अर्थात क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम लोग बात करें, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 3,43,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का। दूसरा आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। तो दूसरा है एरिया के अकॉर्डिंग आपका एमपी। कौन सा है? एमपी। तीसरा है आपका महाराष्ट्र और चौथा है आपका यूपी। तो आप याद रखिए, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत का राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। हाँ जी भाई, जल्दी से सभी साथी हमारे जुड़ जाएंगे हमारी क्लास में। सभी लोग हमारी क्लास में जुड़ जाएंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी देंगे क्लास को। और फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सभी विद्यार्थी करेंगे एकदम जबरदस्त। देखेंगे कि 25 में से कितने नंबर आपको मिले। यहां पर 25 में से कितने नंबर आप लोगों को यहां पर मिल पाएंगे, इसको तो जांच करेंगे ना बाद में आपकी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एमपी अर्थात मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और चौथा उत्तर प्रदेश, यूपी चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर सबसे छोटे राज्य की बात हम लोग करें, है ना, अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया के अनुसार, तो भारत का सबसे छोटा राज्य है बेटा गोवा। कौन सा है? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है ना, 3,702 वर्ग किलोमीटर। यही बात अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगी, जनसंख्या के अकॉर्डिंग होगी, तो भारत की जनसंख्या के अनुसार अगर देखें तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है ना। और सबसे यूपी की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 20 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे छोटा राज्य की बात करें, सबसे छोटे की, तो आपका सिक्किम है जनसंख्या के अनुसार भारत का। इसकी पॉपुलेशन 6.1 लाख, 6.1 अर्थात 6,10,000 इसकी जनसंख्या है। आपके क्वेश्चन धीरे धीरे इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आप लोगों से छूट जाते हैं, हम वहां तक पहुंचेंगे ताकि आपका परीक्षा में कोई सवाल ना छूटे। अगले प्रश्न पर मैं आ जाता हूं, तो राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? क्या पूछ रहा है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, है ना, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, है ना, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? चलिए, हाँ, डेक्कन एजुकेशन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश WC बनर्जी की बात कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं बच्चे, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं बच्चे, और जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग सवालों के जवाब आ रहे हैं, जबकि सही आंसर हो जाएगा डेक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी थी आपकी, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अयरकर, है ना, गोपाल गणेश अगरकर और आपके गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब के सहयोग से 1884 में। गलत जवाब दिया आपने, आ रही बात समझ में? बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में, बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में, है ना, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जो कि आप लोगों ने गलत कर दिया। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो कहते हैं इनके बारे में कि गणित के बहुत होशियार छात्र हुआ करते थे, कुशाग्र बुद्धि के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। अपने बचपन में जब पढ़ाई करते थे तो गणित के बड़े होशियार विद्यार्थी थे। लोहा मानते थे स्कूल में इनके टीचर और इनके साथी, गणित में बड़ा टैलेंटेड है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? हाँ, बाल गंगाधर तिलक साहब की अगर मृत्यु की बात करें तो जिस दिन भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई उस दिन भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई, तो बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पर मैं आ जाता हूं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ध्यान से। 1857 के गदर के समय, अर्थात 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बता दीजिए, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि उस समय भारत का गवर्नर जनरल ही इनको कहा जाता था। 1858 में इस गवर्नर जनरल को बाद में वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। तो सवाल पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के समय, है ना, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। भारत का गवर्नर जनरल उस समय था 1856 में बन गया था आपका डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय कौन था बेटा? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। एक और सवाल, लॉर्ड कैनिंग ही वह व्यक्ति था जो भारत का पहला वायसराय बना। आ रही बात समझ में? लॉर्ड कैनिंग ही वह व्यक्ति था जो भारत का पहला वायसराय बना। यही व्यक्ति भारत का पहला वायसराय बना था 1858 में। इस बात को याद रखिए। तो सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप कह दीजिए लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। सवाल पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कह दीजिए कैनिंग ही था, है ना। कैनिंग, कनिंग, चालाक। कनिंग का मतलब होता है धूर्त, तो नाम इसका कुछ ऐसे ही है। अंग्रेज तो वैसे ही सारे धूर्त हुआ करते थे, चालाक थे, तभी ना हम लोगों को लूटते रहे, इतने दिनों तक उन्होंने हमें लूटा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? लॉर्ड कैनिंग भारत का उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था।
भैया भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। अगले सवाल पर मैं आ जाता हूं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपके एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था, है ना? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। अधनंगा फकीर मतलब एक ऐसा इंसान जिसका शरीर आधा ढका है आधा नंगा है ना? चलिए, आपके पास है हिटलर, आपके पास है जिन्ना, आपके पास है चर्चिल, आपके पास है माउंटबेटन। देखो, अधनंगा फकीर की बात करें, गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे भारत में 1915 में, और भारत भ्रमण पर जब वो निकले, भारत को घूम घूम कर भारत के बारे में उन्होंने सीखा, भारत की राजनीति और भारत की जरूरतों को, भारत के लोगों की स्थिति को उन्होंने सीखा। तो ये डिसाइड किया 1920 में गांधी जी ने कि अब गांधी विदेशी वस्त्रों को नहीं पहनेगा और हमेशा स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार करेगा। और फिर उस दिन से उन्होंने स्वयं के बनाए हुए कपड़े, वो चरखा चलाते थे ना, सूती वस्त्र पहनते थे, तो स्वयं के बनाए हुए खादी वस्त्रों को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबको इस खादी वस्त्रों को बनाने में योगदान देना चाहिए, अर्थात अपना खुद का ये काम करना चाहिए और सबको खादी को प्रमोट करना चाहिए, हर व्यक्ति को भारत में खादी को प्रमोट करना चाहिए। तो गांधी जी ने 1920 के बाद से वो खादी पहनना शुरू कर दिया। और इसी खादी को देखकर, अर्थात उनके पहनावे को देखकर, ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री रहे थे जिनको कहते हैं विंस्टन चर्चिल, ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, है ना? तो ब्रिटेन के इस प्रधानमंत्री ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। तो ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, इसने गांधी जी को क्या कहा था बेटा? अधनंगा फकीर कहा था। इसी ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। इस बात को आप लोग याद रखिए। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अधनंगा फकीर किसने कहा था, तो आप बता दीजिए कि भैया अधनंगा फकीर गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन था? ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। यहां से एक और सवाल, ब्रिटेन का पीएम हुआ करता था। यहां से एक और सवाल कि जब भारत स्वतंत्र हुआ बेटा, क्या हुआ? जब भारत स्वतंत्र हुआ, है ना, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन हुआ करते थे, अर्थात उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आजादी मिली, कब मिली? 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। फिर उस समय, है ना, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप में से अगर कोई नहीं बता पाए तो सर क्लीमेंट उस समय, है ना, सर क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं मैं। तो राइट आंसर यहां पर सी है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कितने वर्ष के पश्चात भारत में राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात भारत में राष्ट्रीय जनगणना होती है? देखो, जनगणना, जन मतलब लोग, अर्थात लोगों की गणना भारत में कितने सालों के बाद? प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। अगर ये पूछा जाए कि कितने वर्षों के बाद भारत में पशु गणना होती है, तो भारत में पशु गणना की अगर मैं बात करूंगा तो भारत में पशु गणना आपकी 5 वर्षों में एक बार होती है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है। जनगणना की शुरुआत भारत में 1881 से नियमित रूप से, और पशुगणना की शुरुआत भारत में 1919-1920 से। भारत में जनगणना की शुरुआत का श्रेय जाता है 1872 में लॉर्ड मेयो को, है ना, लॉर्ड मेयो को। लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता वर्ती, अर्थात इसको जनगणना पूर्ण रूपेण से नहीं माना जाता। तो भारत में नियमित जनगणना करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको जाता है बेटा? लॉर्ड रिपन को 1881 में। इस बात को याद रखिए। तो भारत में हर 10 सालों में जनगणना की जाती है। अंतिम जनगणना हमारे यहाँ 2011 में हुई, अब 2021 की जनगणना चल रही है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है?
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, है ना, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि काजीरंगा पार्क आपकी कहां पर स्थित है। हाँ, जल्दी से। हाँ, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पूछा है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। काजीरंगा आपकी असम में है। असम की अगर हम लोग बात करें तो असम में कई सारी पार्क आपकी, कई सारी, न केवल काजीरंगा बल्कि असम में कहा जाता है कि बहुत सारी, कहा जाता है क्या, मैं लिखा देता हूं आपको कि बहुत सारी पार्क हैं यहां पर असम में। जैसे काजीरंगा उनमें से एक है ना, लिख लो आप सभी साथी, काजीरंगा एक है उसमें से। असम में आपकी मानस राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? मानस राष्ट्रीय पार्क है आपका, असम में ही है। असम में आपका राजीव गांधी ओरंग, है ना, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय पार्क लिख लो सभी साथी। असम में आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क, है ना, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क भी आपका असम में है। तो असम की अगर हम लोग बात करें, असम में आपका मानस है, काजीरंगा है, राजीव गांधी ओरंग है, आपका डिब्रू सैखोवा है, नामेरी नेशनल पार्क है एक, यहां पर क्या है बेटा, एक यहीं पर नामेरी नेशनल पार्क भी है। तो असम में राष्ट्रीय पार्क बहुत सारी हैं, आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोग लिख लो इसको एक बार कि असम में कौन कौन सी पार्क हैं, है ना। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नामेरी है, डिब्रू सैखोवा है, राजीव गांधी ओरंग है, मानस है, काजीरंगा है, ये बहुत सारी पार्क आपकी असम में। असम की बात करें तो असम भारत के नॉर्थ ईस्ट में, है ना, असम भारत के पूर्वोत्तर इलाके में पड़ने वाला एक राज्य है ना, एक राज्य है जो कि अगर हम लोग बात करें तो आपके बांग्लादेश के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मतलब एकमात्र ऐसा राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वर्तमान में इस राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा इस बात को, पिछले साल अप्रैल मई में यहां इस राज्य में चुनाव हुए थे और उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा यहां के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। और अगर गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी यहां के मुख्यमंत्री गवर्नर हैं। अगर यहां पर विधानसभा की सदस्य संख्या पूछा जाए तो विधानसभा की सदस्य संख्या 126 है असम में। लोकसभा की पूछ लिया जाए तो लोकसभा की 14 है सदस्य संख्या। राज्यसभा की पूछ ली जाए तो राज्यसभा की सदस्य संख्या असम में 7 है। अगले सवाल पर आ जाता हूं मैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है क्या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड हमारा किससे संबंधित है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। ऑपरेशन फ्लड आपका एक तरफ तमिलनाडु है, एक तरफ बाढ़ नियंत्रण है, एक तरफ दूध का आयात है, एक तरफ डेयरी विकास है। तो आपको बताना है कि आपका, है ना, आपका ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, दूध के आयात से संबंधित है, या फिर भारत में डेयरी विकास से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड को शुरू किसने किया था? ऑपरेशन फ्लड को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है वर्गीज कुरियन को, है ना, वर्गीज कुरियन को जाता है। इस बात को याद रखिए, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है ना, श्वेत क्रांति का जनक, है ना, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। और श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। किससे है बेटा संबंधित? दुग्ध के उत्पादन से, अर्थात इन्हीं को भारत में मिल्कमैन भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारत में मिल्कमैन भी कहा जाता है ना। इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में 26 नवंबर को, सारी बातें लिखो, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। भारत में क्या किया? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। और इस ऑपरेशन फ्लड का मतलब था कि भारत में डेयरी का विकास किया जा सके।
क्या किया जा सके, भारत में डेयरी का विकास किया जा सके ताकि दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और भारत में इतना बढ़िया से इन्होंने डेयरी का विकास किया कि भारत 1998 में 1998 में दुनिया का सबसे बड़ा अर्थात तो पहली रैंक पर आ गया दूध के उत्पादन के मामले में। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया भारत। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया गया था, 1970 से लेकर 1978 तक, 1978 से लेकर 1985 तक, 85 तक, और 1995 से 1985 से 1995 तक। ये 3 चरण थे ऑपरेशन फ्लड के। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, है ना। ऑपरेशन फ्लड के ये 3 चरण थे आपके 1970 से 78, 78 से 85, 85 से 95। अगले सवाल पर मैं आ जाता हूं। तो डेयरी विकास आपका क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है भारत में? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने का पीछे का कारण होता है कि विज्ञान के बारे में इस चीजों को फैलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। आ रही बात समझ में? लोगों को जागरूक किया जाए। चलिए, तो कब मनाया जाता है भारत में? अगर विज्ञान दिवस की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को, है ना। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। ये 28 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था? तो 28 फरवरी की बात अगर हम लोग करें तो सीबी रमन साहब ने, है ना, सीबी रमन साहब जो कि भारत के एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री या भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन इफेक्ट की घोषणा की। इस दिन क्या किया था? रमन इफेक्ट की घोषणा की। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। रमन इफेक्ट को इसी दिन अनाउंस किया था और इस काम के लिए उनको 1930 में 1930 में बेटा नोबेल प्राइज तक मिला था। इस बात को याद रखिए। सीबी रमन भारतीय वैज्ञानिक थे। इनको रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल फिजिक्स का नोबेल प्राइज तक दिया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़े प्राइज, सबसे सम्माननीय प्राइज माने जाते हैं, है ना। चाहे वो आपका फिजिक्स में मिले, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मेडिसिन में, चाहे इकोनॉमिक्स में, है ना, और चाहे आपका साहित्य या फिर पीस में, दुनिया के सबसे बड़े सम्मान माने जाते हैं। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1930 में रमन इफेक्ट के लिए, क्योंकि 28 फरवरी को ही इन्होंने घोषणा की। तो भारत में 28 फरवरी के दिन ही साइंस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर दीजिए कि भारत में जय हिंद का नारा किसने दिया? भारत में जय हिंद का नारा किसने दिया? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत में जय हिंद का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि भैया जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कई सारे नारे दिए थे, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और इन्होंने ही सबसे पहले जय हिंद। आज भारत के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, भारत की आर्मी है, भारत के राज्यों के जो पुलिस डिपार्टमेंट हैं, पुलिस के जवान हैं, वो एक दूसरे का जब सम्मान करते हैं तो जय हिंद ही बोला जाता है। तो ये नारा आज इतना फेमस हुआ कि हर व्यक्ति की जबान पर होता है। इस नारे को दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इस बात को याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया। बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी का एक नारा बड़ा फेमस हुआ 1942 में। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब गांधी जी का एक नारा करो या मरो का बड़ा फेमस हुआ। इस बात को आप लोग याद रखिए। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जो कि पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। अगले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखो, हर भाषा की एक लिपि होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी भाषा की, है ना, हिंदी भाषा की भी एक लिपि होती है जिसको हम लोग कहते हैं देवनागरी, है ना, देवनागरी। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा की लिपि होती है, पंजाबी की लिपि होती है, इंग्लिश की। आप कहोगे सर लिपि क्या होती है? देखो, हिंदी को मैं ऐसे लिख रहा हूं,
या हिंदी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, है ना, दोनों एक ही चीज लिखी है। हिंदी ये भी है, ये भी तो हिंदी लिखा है मैंने, और ये भी हिंदी लिखा है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? आप मुझे बता दो क्या है? आप मुझे बता दो दोनों में अंतर क्या है? ये भी मैंने हिंदी लिख दिया और ये भी मैंने हिंदी लिख दिया। मैंने कहा कि आप अच्छे बच्चे हैं, है ना, मैंने कहा आप अच्छे बच्चे हैं। आप ऐसे लिखा या आप ऐसे लिख दिया, दोनों में अंतर क्या है? लिपि का अंतर है। ये देवनागरी लिपि में लिखा है, दोनों है हिंदी, ये भी हिंदी ये भी हिंदी। आप ये भी हिंदी का ही तो शब्द है, लिपि का बस फर्क है। समझ रहे बात को? लिपि का फर्क है। हाँ बिल्कुल, ये देवनागरी है, ये अलग है। तो क्या पंजाबी भाषा की लिपि की बात करें तो इसको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। किसमें? गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है आपकी पंजाबी भाषा को। पंजाबी भाषा की बात करें तो भारत के पंजाब राज्य की आधिकारिक भाषा है ना, भारत के पंजाब राज्य की आधिकारिक भाषा है आपकी पंजाबी। इस बात को याद रखिए। पंजाब के सीएम अभी बड़ा चर्चा में है, तो एमटीएस में सवाल पूछा जा सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो कह दीजिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री अभी नए नए बने हैं, भगवंत मान। कौन बने हैं? भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। कहां से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। तो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। एक बात मैं आपको बता देता हूं आम आदमी पार्टी के बारे में, है ना, आम आदमी पार्टी के बारे में। भारत की पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाई। क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय पार्टी की नहीं। आज तक कोई और क्षेत्रीय पार्टी भारत के 2 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। 10 साल पहले 2012 में उस पार्टी का जन्म हुआ, और 10 साल में इतना बड़ा एक्सटेंशन, इसके कुछ तो कारण होंगे। क्या कारण होंगे? चलो आप उन सब चीजों को छोड़ो, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आपको बताना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, जल्दी से बता दो। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करूं मैं तो किससे? सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन और रेल परिवहन। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये भारत के नक्शे में दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाली एक सड़क है ना, मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाली एक सड़क है, चेन्नई को कलकत्ता से जोड़ने वाली एक सड़क है, और कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ने वाली एक सड़क है। इसको भारत में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, क्योंकि ये चतुर्भुज जैसा बन गया, है ना। मतलब एक ऐसा रोड नेटवर्क जो भारत के चारों शहरों को आपस में जोड़ता है, एक ऐसा रोड नेटवर्क जो भारत के चारों शहरों को आपस में जोड़ता है, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जब आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे, कहां से जाएंगे? दिल्ली से मुंबई, या कोलकाता से दिल्ली जब जाएंगे तो कोलकाता से दिल्ली 1453 किलोमीटर लंबा हाईवे है ना, 1453 किलोमीटर लंबा हाईवे है। आ रही बात समझ में? जब आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो 1419 किलोमीटर, ये वाला 1419 किलोमीटर लंबा हाईवे है ना। जब आप मुंबई से चेन्नई की ओर जाएंगे तो मुंबई से चेन्नई की ओर जाने पर 1290 किलोमीटर का आपको हाईवे मिलेगा, है ना। और आप चेन्नई से कोलकाता जाएंगे बेटा तो आपको 1684 किलोमीटर का हाईवे मिलेगा। कितना? 1684 किलोमीटर का। इसी को भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है, और यह सड़क परिवहन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर मैं आ जाता हूं, 15वां है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे राजमार्ग। एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? भारत में एक पूरब से लेकर पश्चिम तक, अर्थात
पूरब पश्चिम गलियारा जिसको कहा जाता है, पूरब पश्चिम गलियारा जिसको कहा जाता है, जो कि पूरब में सिलचर, असम के सिलचर से लेकर और पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक, है ना, पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक। और आपके उत्तर दक्षिण की बात करूं, किसकी बात करूं, उत्तर दक्षिण की बात करूं, तो उत्तर दक्षिण में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, आ रही बात समझ में, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से आपका पोरबंदर, और बीच में ये स्थान पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो कितने लोगों ने ग्वालियर बता रहे हैं, ग्वालियर नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में ये एक दूसरे को काटते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर मैं आ जाता हूं, 16वां सवाल आपके सामने है, लोक नृत्य राहुला का संबंध, है ना, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है, यूपी के किस एक क्षेत्र से राहुला का संबंध है। तो आपको बताना है, राहुला एक लोक नृत्य होता है, एक फोक डांस होता है ना, फोक डांस होता है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है, जल्दी से बता दीजिए। फोक डांस राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? हाँ जी भाई, फोक डांस राहुला का संबंध की अगर हम लोग बात करें तो राहुला आपके बुंदेलखंड से संबंधित है। किससे बेटा? बुंदेलखंड में और भी हैं, जैसे सौरा है ना, सौरा है, जैसे ख्याल है, क्या है बेटा? ख्याल है, जैसे दीवारी है, क्या है? दीवारी है। ये सब बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। ये सब क्या है बेटा? बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में 14 जिले आते हैं। कितने? 14, जिसमें से 7 मध्य प्रदेश के, 7 यूपी के। यूपी के 7 कौन कौन से हैं? झांसी है यूपी का, ललितपुर है यूपी का, क्या है? ललितपुर है यूपी का, बांदा है यूपी का, है ना, बांदा है यूपी का, महोबा है यूपी का, क्या है? बांदा है, महोबा है, और आपका चित्रकूट है यूपी का। क्या है बेटा? चित्रकूट है यूपी का, हमीरपुर है यूपी का। कितने हो गए? ये 6 हुए ना। और आपका जालौन है यूपी का। क्या हो जाएगा? जालौन है। तो ये 7 जिले आपके बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के आते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो राहुला का संबंध सीधे सीधे आपके किससे हो जाएगा? बुंदेलखंड से हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला एक लोक नृत्य है जो कि महोबा का, एकदम सही है। कजरी आपका लोक नृत्य है जो कि मिर्जापुर सोनभद्र में, बिल्कुल सही है। बिरहा कन्नौज में नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहां पर? बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, है ना। रसिया और होली ये सब बरसाने में। तो आपका जो गलत है बेटा वो सी है। याद रखेंगे कि सी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर सवाल है 18वां सवाल है, 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? हाँ, 24 दिसंबर भारत में किस देश, किस, हाँ, 24 दिसंबर की अगर बात करें तो ये इकट्ठा कर देना। 24 दिसंबर की अगर हम लोग बात करें तो भारत में ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर। और उसी प्रकार से सद्भावना दिवस, या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, है ना, या फिर राष्ट्रीय सुशासन दिवस, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि भारत में 24 दिसंबर को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हाँ, सद्भावना दिवस तो आपको पहले ही बताया था मैंने कि सद्भावना दिवस भारत में बेटा मनाया जाता है। कब? सद्भावना दिवस भारत में मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को। और ये दोनों भारत के प्रधानमंत्रियों से जुड़ता है। जैसे ये वाला राजीव गांधी जी, है ना, राजीव गांधी जी, ये वाला अटल बिहारी वाजपेयी साहब से जुड़ता है ना। और उपरोक्त सभी होगा नहीं क्योंकि पहले ही 2 कैंसिल हो चुके हैं। तो ये आपका राइट आंसर, अर्थात राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे आपका क्या हो जाएगा? नेशनल कंज्यूमर डे, अर्थात राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में हम लोग 24 दिसंबर को मनाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। 19वां सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? जल्दी से, मिशन इंद्रधनुष का
मिशन रेनबो या मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? जल्दी से इस सवाल का जवाब, फिर आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष का, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, वैसे विभिन्न प्रकार के बच्चों में टीका लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर टीकाकरण। अगले सवाल पर आ जाते हैं। 20वां सवाल है आपका, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? सूर्य किरण बताना है आपको कि सूर्य किरण किस किन देशों के बीच में है ना, सूर्य किरण किन किन देशों के बीच में होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। सूर्य किरण किन किन देशों के बीच में होता है? हाँ जी भाई, सूर्य किरण किन किन देशों के बीच में होता है? हाँ, किसी ने नहीं बताया। सूर्य किरण, तो सूर्य किरण की बारे में बात करें तो यह एक द्विवार्षिक, द्विवार्षिक अर्थात 2 साल में एक बार, तो यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। कार्यक्रम मतलब युद्धाभ्यास है। यह एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। सूर्य किरण आपका है ना युद्धाभ्यास है, जो कि भारत और नेपाल के बीच में, जो कि भारत और नेपाल के बीच में हर 2 सालों में आयोजित किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है ना, भारत और नेपाल, तो नेपाल ये रहा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 21वां सवाल आपके सामने है, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा कांड क्या है? चौरी चौरा कांड है कि भारत में असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोग एकजुट होकर एक रैली निकाल रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान। और इसी आंदोलन में गोरखपुर की बात है, एक जगह पर जिसे हम चौरी चौरा के नाम से जानते हैं, यहाँ अंग्रेजी पुलिस ने इन लोगों को रोका। आपस में भिड़ंत हो गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दी, जिसे चौरी चौरा घटना की नाम से जाना जाता है। और ये थी आपकी कब? 5 फरवरी 1922। एकदम सही। कब थी आपकी? 5 फरवरी 1922 अर्थात 1922। अगले सवाल पर, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? बेहद ही चर्चा में, बेहद ही चर्चा में सवाल है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? हाँ, सवाल है आपके सामने, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? जल्दी से बता दीजिए। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आम आदमी पार्टी की बात करें तो भारत की बहुत नई पार्टी है, जिसने कमाल कर दिया है। हाँ? इसने क्या कर दिया है? कमाल कर दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर को। कब हुई थी बेटा? 26 नवंबर 2012 को, है ना, 26 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? दिल्ली में, है ना, अर्थात दिल्ली में एक रीजनल पार्टी के रूप में इसकी स्थापना हुई। दिल्ली के चुनाव लड़े और पहले ही चुनाव में इतिहास रच दिया। लगभग 29 सीट प्राप्त की। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। 49 दिन तक सरकार चलाई और उसके बाद इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो इसके संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव,
प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, ये इस पार्टी के संस्थापक हैं। हमारी बात समझ में? तो 26 नवंबर 1949 है ना, 1949 कह रहा हूं, 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी की स्थापना हुई दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बी। अगले प्रश्न पर आ जाता हूं। 23 बाय लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है, मतलब कम से कम उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम उम्र क्या है? कम से कम उम्र क्या है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए? कल की वीडियो ढूंढो, मिलेगी। कल भी क्लास हुई थी, कोई छुट्टी नहीं हुई थी भाई। आप इस क्वेश्चन का आंसर, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए सबसे कम आयु क्या है? तो आपको मैं बता दूं, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको कितने साल का? 35 वर्ष का होना चाहिए कम से कम। अगर आप देश में राज्यपाल बनना चाहते हैं तो भी आपको कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप देश में उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो भी कम से कम आपको 35 वर्ष का होना चाहिए, है ना। अगर आप देश की राज्यसभा में एमपी बनना चाहते हैं, है ना, एमपी बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, 30 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप लोकसभा में सदस्य बनना चाहते हैं, किसमें बेटा? लोकसभा में सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष का होना चाहिए, 25 वर्ष का, है ना। अगर आप विधानसभा में एमएलए बनना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप विधान परिषद में एमएलसी बनना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ष का होना चाहिए। अब पूछा क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? संसद का, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। लेकिन राज्यसभा का वही व्यक्ति सदस्य होगा जिसकी कम से कम 30 वर्ष उम्र हो। यहाँ कम से कम वाली पूछी है तो कम से कम 30 से कम 25 है, तो 25 साल कम से कम होनी चाहिए, है ना। 25 साल कम से कम होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए बेटा 25 साल। अगला है राज्यसभा का उम्मीदवार 30 साल अभी हो गया। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग भारत में कब बनाया गया? नीति आयोग, है ना, भारत में बनाया गया योजना आयोग के स्थान पर। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। बिल्कुल सही। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना, जिसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015 या फिर अन्य। तो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग भारत में 1 जनवरी 2015 को बना। इस बात को आप लोग याद रखिए, 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई थी और यह की गई थी मोदी जी की सरकार के द्वारा, है ना, मोदी जी के सरकार के द्वारा की गई थी। आप लोगों का एक सवाल हमेशा रहता है, आज के बाद मत पूछना, जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, कि क्या सर ये क्लास किसी और एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद है? तो आपका कोई सा एग्जाम हो, कोई सा, वनडे की बात कर रहा हूं, सिविल का नहीं बात कर रहा, वनडे का कोई सा एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, है ना, उन सब के लिए है, क्योंकि सब में जीके जीएस पूछी जाती है। तो उन सब एग्जामिनेशन के लिए हमारा ये क्लास है, आप जुड़ सकते हैं। एसएससी के सभी एग्जाम, यूपी के लेखपाल, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, कोई सा एग्जाम हो। आज हमने थोड़े आसान प्रश्नों को करे, अब धीरे धीरे हम अपने लेवल को और इम्प्रूव करेंगे और बढ़ाएंगे। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके 25 सवाल हो चुके हैं, 25 में से कितने नंबर आपने प्राप्त किए? कोई ऐसा भी है कि जिसने 20 से ऊपर कोई ले गया हो? कोई ऐसा है जिसके 20 से ऊपर नंबर आए हों? तो अगर कोई ऐसा है जो 20 से ऊपर ला पाया नंबर, तो एक बार बता दीजिए। बता दीजिए एक बार। अगर कोई ऐसा है जो 20 से ऊपर नंबर लाया, 16, 15, 19, 19 बहुत बढ़िया स्कोर है। 15 के ऊपर का स्कोर बढ़िया है। एक तो 24 है, मिस्टर परफेक्ट कह रहे हैं 24। देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं तो चेक नहीं कर पाऊंगा, आपकी अंतरात्मा आपसे जरूर सवाल करेगी कि तू झूठ क्यों बोलता है हमेशा, और झूठ बोलने का फल बुरा होता है बेटा। हमेशा सच बोलो, समझ रहे हो बात को? हमेशा सच बोलो। तो एक बार सभी साथी क्लास को भी लाइक कर देंगे, हमारे सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि अब आपको मसाल वाले इवेंट पर जाना है, जो कि 17 अप्रैल को है। आपको ऊपर ही दिख जाएगा, और उसमें लाइक करके रिमाइंडर सेट करके सभी लोग जाएंगे।
सभी साथी हमारे रिमाइंडर सेट करेंगे और उस इवेंट को लाइक कर देंगे और अभी से शेयर डाल दो, उसे शेयर कर दो, मित्रों को कर दो। आप 50 व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हो, आप फेसबुक पे कर दो, आप तमाम जगहों पे कर दो, क्योंकि एग्जामपुर आपकी अपेक्षाओं पे, आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरा है। जब भी आपको कोई आशा या कोई उम्मीद की किरण आपके मन में जगी कि इसमें मैं नौकरी ले सकता हूं और आपने कभी भी सोचा कि शायद मैं तैयारी करूं, एग्जामपुर ने हमेशा आपको सपोर्ट किया, समर्थन दिया। मतलब हर उस एग्जाम की तैयारी जो आप जिसकी आप करना चाहते हैं उसकी कराइए आप लोगों को, फ्री में भी और एप्लीकेशन पे भी। एप्लीकेशन पे अगर हम लोग बात करें कि इतने कम प्राइस में कोर्स मिलने की शुरुआत जो हुई वो एग्जामपुर की वजह से हुई। आज भी बहुत सारे लोग 4-5 हजार, 6 हजार, 7 हजार, 10 हजार के कोर्स बेचते हैं जिनकी क्वालिटी एग्जामपुर से बेहतर नहीं है, हमसे बेहतर नहीं है। आ रही बात समझ में? चलेगा। अब आप एक बार सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करेंगे, सभी लोग क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुलाकात होगी कल, तब तक आप सभी साथी अपना ख्याल रखेंगे और अब मैथमेटिक्स की क्लास होगी, उस क्लास में आप सभी लोग चले जाइए। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।